Hello students, the topic for today's class is ionic radius from unit 3 periodic table. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस की बात करी थी, यानी कि एटम की रेडियस, और आज की क्लास में हम आयन की रेडियस की बात करेंगे। और आयन की रेडियस कहलाती है आयनिक रेडियस। हमें पता है आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। व्हेनेवर एनी एटम donate its electrons of valence shell, it acquires positive charge। और जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है उतने ही यूनिट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड इफ एनी एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा उतने ही यूनिट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम जब आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम इन्हीं कैटायन और एनायन की रेडियस की बात करें। आयनिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एटम की रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में हमने कहा था कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। सेम वे जब हम आयनिक रेडियस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से लेके जो भी उस पर्टिकुलर आयन में जो भी आउटर मोस्ट शेल आ रही है, ठीक है, आयन की आउटर मोस्ट शेल होगी। एटॉमिक रेडियस में एटम की थी, आयनिक रेडियस में आयन की जो भी आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल है वहां तक का डिस्टेंस कहलाता है आयनिक रेडियस। कैटायन है तो कैटायनिक रेडियस और एनायन है तो एनायनिक रेडियस हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एटम की रेडियस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एटम्स आर स्मॉल इन साइज, वैसे ही आयंस की रेडियस भी मेजर करना डिफिकल्ट है। हम इसको भी बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं, बॉन्डेड स्टेट में, राइट। और कैटायन एनायन कब बनते हैं हमारे पास, कहाँ पे होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनी होगी, एक हमारे पास आयनिक क्रिस्टल लैटिस होगा और उसमें कैटायन और एनायन हमारे प्रेजेंट होंगे। कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो बेसिकली एक्सरे स्टडीज से उन दोनों आयंस के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, हम जो दो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को ही हम बोल रहे हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उसी को बोल रहे हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें इस पे क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं? जैसे सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि NaCl का अगर क्रिस्टल है उसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकला है जो दोनों आयंस प्रेजेंट हैं, यहाँ पे कौन कौन से आयंस होंगे? Na+ होगा और Cl- होगा। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाला गया, वो डिस्टेंस आ रहा है 2.76 एंगस्ट्रॉम। और रेडियस अगर हमारे पास एक आयन की अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे अगर सपोज सोडियम आयन की रेडियस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्लोराइड आयन की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हमारे पास जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ रहा है वो किसके किसके बीच का है? Na+ और Cl- का। तो एक्चुअली जो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? Na+ + Cl- इज इक्वल टू 2.76। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.76। यहाँ पे हमारे पास Na+ का रेडियस था तो हमने पुट कर दी वैल्यू। क्लोराइड आयन की रेडियस हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है, तो हमने उसे x अज्यूम कर लिया और ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई और हमने x की वैल्यू निकाल ली जो आ रही है 1.81 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हमें एक आयन की रेडियस पता है, हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पता है, तो हम दूसरे आयन की रेडियस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 11th में आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकते हैं। आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं या कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक पे याद रखनी है, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन की अगर रेडियस की हम बात करें तो वो हमेशा छोटी होती है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। यानी कि अगर हमारे पास Na है, ठीक है, Na इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये एक एटम होगा, एटम न्यूट्रल होते हैं, और Na+ है। ठीक है, किसका साइज बड़ा होगा या किसका साइज छोटा होगा? तो अगर हम बात कर रहे हैं कैटायन की, तो कैटायन की रेडियस हमेशा छोटी होगी एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट आयन। ये कैटायन बना है Na+, इसकी रेडियस हमेशा कम होगी पेरेंट आयन से। तो Na+ की जो रेडियस है दैट विल बी Na की जो रेडियस है दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ Na+ और कैटायन। इसके रीजन को हम देखते हैं। पहले आप पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा कि पॉइंट क्या है कि कैटायन की रेडियस हमेशा कम होगी। रीजन में अगर हम जाए तो बहुत सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन जो है वो बेसिकली सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। देखिए,
अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 11 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। लेकिन Na+ की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ठीक है, अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वही बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज। तो 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे हैं वो अगर हम कैटायन से कंपेयर करें तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन जो है वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो जो पुल है वो बढ़ जाएगा, यानी प्रोटॉन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो साइज है कैटायन का, ठीक है, साइज जो है वो थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो जब प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, या जो चार्ज लग रहा है वो चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल हो जाएगा और साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट आयन। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ एनायन की बात करनी चाहिए कि रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा। रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, इज ऑलवेज लार्जर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। उसमें भी वही रीजन लगा हुआ है कि अगर हम एनायन की बात करेंगे तो एनायन का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए, प्रोटॉन कांस्टेंट रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो वो प्रोटॉन्स जो है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाता है। तो इस केस में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो श्रिंक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक्स, घट जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, श्रिंक बोलिए या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। वाई, रीजन में जाएं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायन। ठीक है, कैटायन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्राउड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा। लेकिन एनायन में प्रोटॉन्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा और एनायन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम। इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। In anions, electrons are added, so the nuclear charge acts on more electron and electrons are held less tightly. Therefore, the electron cloud expand. यानी अगर हम Cl and Cl माइनस में बात करें कि किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो जो Cl माइनस है तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने पड़ेंगे। Cl में प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, लेकिन यहाँ प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिया है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एनायन है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपैंड करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट Cl माइनस की रेडियस इज ग्रेटर देन Cl एटम। और ये होता भी है, अगर हम इसकी थियोरेटिकल वैल्यूज लेके देखेंगे तो हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी भी, लेकिन हमें थियोरेटिकल वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है और हम इस तरह से भी उसको निकाल सकते हैं। वैसे जब क्लोराइड आयन की हम कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं, यानी आयनिक रेडियस हम निकालेंगे, Cl एटम की जब निकालेंगे तो वो हमारी एटॉमिक रेडियस होगी और इसकी वैल्यू आ रही है 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है। और यही अगर हम क्लोराइड आयन की रेडियस की बात करें तो क्लोराइड आयन की है 1.81 एंगस्ट्रॉम। ये आयनिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है, एंड यू कैन सी कि क्लोराइड की रेडियस जो है वो 0.99 यानी क्लोरीन एटम की रेडियस से ज़्यादा आ रही है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द रीजन। एक किसी ग्रुप में अगर हम बात करें, ठीक है, कि हमारे पास अगर एक ग्रुप है उसमें हम कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं साइज बढ़ता है। तो एक ग्रुप में जब हम आयनिक रेडियस की भी बात करेंगे तो आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे अगर हम एल्कली मेटल्स में बात करें, एल्कली मेटल्स के आयन, अगर लिथियम का आयन है,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और हम इनके रेडियस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी शेल बढ़ती जाती हैं, वहाँ पे ये रीजन होता है। यहाँ पे अगर हम जब आयन की बात करेंगे तो एक ग्रुप के अंदर, ये एक ग्रुप है, सेम ग्रुप है, ग्रुप 1 की बात हो रही है, तो जो रेडियस है, ठीक है, वो रेडियस भी क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। और रीजन यहाँ पे भी वही रहेगा कि दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो जो ऑर्डर आएगा वो ये होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, सीजियम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इसमें ज्यादा है। तो एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, ये आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीजेस। और रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीजेस। आप खुद ही देखिए, लिथियम Li+ की बात करें तो उसमें एक शेल होगी, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, 2,1 होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसमें एक शेल है, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5 शेल्स होंगी। तो नंबर ऑफ शेल्स हैं तो साइज ऑफ कोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन करी कि अगर कोई आयन बना हुआ है तो उसके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जो भी आउटर मोस्ट शेल आ रही है, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी तो बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आयनिक रेडियाई भी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया एक ग्रुप के अंदर। अब दूसरा चीज, अगर हमारे पास सेम एलिमेंट के अलग अलग आयन्स बने हुए हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के अगर हमने केटायन बना रखे हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो साइज ऑफ केटायन ऑफ सेम एलिमेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑफ सेम एलिमेंट है, ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास आयरन है, Fe है, Fe2+ है और Fe3+ है, ठीक है। तो ये आयरन एटम है, इसके 2 आयंस बने हुए हैं, Fe2+, Fe3+। Fe2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, Fe3+ का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए क्या हुए, उसने ज्यादा डोनेट कर रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साइज जो है वो घट जाएगा। तो Fe2+ और Fe3+ में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा साइज Fe3+ का होगा, Fe2+ और Fe3+ में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है सेम एलिमेंट के ऊपर चार्ज जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर बात करें तो Fe का साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि एटम है, फिर ये केटायन है, इसका साइज इससे छोटा हो जाएगा और Fe3+ का साइज सबसे छोटा होगा। और यही अगर हमारे पास सपोज Pb2+, लेड का 2+ भी बन रहा है और लेड का 4+ भी बन रहा है, अगर हमसे पूछा जाता है साइज किसका ज्यादा बड़ा होगा या साइज किसका ज्यादा छोटा होगा, जो भी चीज पूछ जाए, तो सेम एलिमेंट के बने हुए हैं हमारे पास यहाँ पे आयन, तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है उसका साइज कम होगा। Pb2+ का साइज बड़ा होगा Pb4+ से, क्योंकि इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, वो है Z/E रेशियो। और आप जो निकालेंगे वो आप Z/E रेशियो से ही निकालिएगा, Z/E रेशियो। अब Z/E रेशियो समझ में आ रहा होगा ये क्या है। Z यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E क्या है, E है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम न्यूक्लियर चार्ज अपॉन, इस रेशियो को हम न्यूक्लियर चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो भी कहते हैं, अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है। और जहां पे भी हमें कंपेयर करना होगा हम इसी से Z/E रेशियो से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये रेशियो है, n एक्स्ट्रा लग गया है, रेशियो से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। और ये हेल्पफुल तब होता है जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, तो हम Z/E रेशियो निकालते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमने सीखी थी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास हो, जिन स्पीशीज में यानी एटम हो या आयन हो, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। हम कुछ लिख लेते हैं, C4- ले लिया हमने, ठीक है। C4- का मतलब कार्बन के पास अपने तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। N3- भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो 10 हो जाएंगे। F के पास 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नियॉन, ठीक है, हम इतनी स्पीशीज ले लेते हैं। ये सारी स्पीशीज हमारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक,
ट्रेंड हम बाद में समझते हैं, पहले हम Z/E रेशियो निकालना सीख लेते हैं कि Z/E रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो Z/E रेशियो में हमें क्या देखना है, कार्बन, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो कार्बन का हमें एटॉमिक नंबर पता है 6 होता है, तो ये 6 हो गया। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें लिखना है, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं और सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 6/10 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ गया, 0.6 आ गया। यहाँ नाइट्रोजन है 7/10, 0.7 हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 10 यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया 0.8। F कितना है, 9/10, 0.9। और नियॉन क्या हो जाएगा, 10/10, 10/10 का मतलब 1.0, ठीक है। ये तो हमने Z/E रेशियो निकाल लिया। अब Z/E रेशियो से हमें क्या पता चलता है, इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे जैसे Z/E रेशियो इंक्रीज करता है, एज Z/E रेशियो इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये रेशियो हमारा इंक्रीज करेगा, द साइज डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर Z/E रेशियो डिक्रीज कर रहा है तो जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी रिलेशनशिप की हम बात करें तो Z/E रेशियो या न्यूक्लियर चार्ज बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेशियो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके आ रहा है, साइज कि अगर ये रेशियो बढ़ता है तो साइज जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमने Z/E रेशियो निकाल लिया। अब अगर हम इसको साइज के हिसाब से अरेंज करना चाहें तो हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा Z/E रेशियो जैसे जैसे क्या होता है, इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा ये रेशियो किस में दिख रहा है, हमें नियॉन में दिख रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका होगा, नियॉन का होगा, ठीक है। और 0.6 दिख रहा है हमें C4- का, सबसे कम रेशियो इसका आ रहा है, तो साइज सबसे ज्यादा बड़ा किसका होगा, C4- का होगा। तो आपको कभी कभी अरेंज करने को दे दिया जाता है आयनिक साइज के हिसाब से, और मोस्टली आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही दी रहती हैं। तो आप Z/E रेशियो निकाल के आप इस तरह से देख सकते हो कि ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो साइज बड़ा आएगा वो किसका होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो 4 नेगेटिव आ रहा है उसका सबसे बड़ा साइज होगा, क्योंकि Z/E रेशियो उसका कम आ रहा है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ द कैटायन, यानी कि जो पॉजिटिव आयन होता है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। सेकेंड पॉइंट कि रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इंक्रीजेस इन मूविंग डाउन, इन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती है, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो साइज है वो डिक्रीज करता है एज अ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Z/E रेशियो हमने निकाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में, अगर Z/E रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो साइज जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। और अगर सेम एलिमेंट के हमारे पास कैटायन बने हुए हैं, जैसे Fe2+, Fe3+ या Pb2+ और Pb4+, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैटायन के ऊपर, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो द साइज ऑफ द कैटायंस ऑफ द सेम एलिमेंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक जल्दी से हम एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं कि अगर हमें अरेंज करने को दिया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। पहला सेट ये दे रखा है O2-, F-, Ne और Mg2+। अगर हम देखें तो ये सब हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं और हम यहाँ पे Z/E रेशियो निकाल चुके थे। O2- के केस में Z/E रेशियो आया था 0.8, F- के केस में 0.9, नियॉन के केस में 1.0 और Mg2+ में अगर हम निकालेंगे तो मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। रेशियो कितना आया 1.2। अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑब्वियसली क्या हो जाना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है Z/E रेशियो, मैग्नीशियम का, तो सबसे कम या सबसे छोटा साइज किसका होगा, Mg2+ का, तो Mg2+ और उसके बाद किसका है, नियॉन है, फिर F- है और सबसे कम Z/E रेशियो आ रहा है O2- का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसी का ही होगा O2-, ठीक है। हमें नाम लिखना है, साइज नहीं लिखना है, Z/E रेशियो नहीं लिखना है। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। सेकेंड सेट है I+, I-। आयोडीन है, आयोडीन का पॉजिटिव चार्ज भी बनाया है, कैटायन भी बनाया है, एनायन भी बनाया है। अब या तो आपने जो पॉइंट्स पढ़े थे उनसे याद रखिए, ये एटम है, न्यूट्रल एटम है, ये इसका कैटायन बना है,
तो हमेशा कैटायन की रेडियस क्या होती है, न्यूट्रल एटम से कम होगी, और एनायन की रेडियस न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगी। या तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटी रेडियस किसकी आनी चाहिए, I+ की, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद I आएगा, और I- यानी कि एनायन जो होता है वो पेरेंट एटम से भी बड़ा होता है, तो ये ऑर्डर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, हम Z/E रेशियो से भी निकाल सकते हैं। Z/E रेशियो अगर हम निकालेंगे तो जो I+ है, आयोडीन है, आयोडीन का बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है 53, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है तो ये 52 हो गए। I की केस में ये होगा 53/53, और I- के केस में होगा 53/54, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, 53/52, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग है, Z/E रेशियो सबसे ज़्यादा इसका है, तो साइज सबसे छोटा इसका होगा। इसमें सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें 1 से कम वैल्यू आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 54 है, न्यूमरेटर में 53 है। तो आप चाहे इस तरह से जो भी फीजिबल लगे और जिस तरह से आप कर पाएँ उस तरह से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is about ionic radius. Thank you so much, students.